हमारे लिए शोभा या चतुराई इसी में होगा कि हम बड़े कंपनियों को या ख़ास उन कंपनियों को उस प्रकार का इंसेंटिव दें जिससे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ करें, अपना टेक्नोलॉजी भी यहीं लाएं और अगर रिश्ते मजबूत होते हैं तो डिज़ाइन भी देने के लिए तैयार हो। पर इसमें समय लगेगा क्योंकि जब कोई भी सैनिक टेक्नोलॉजी होता है, कंपनी को आज़ादी नहीं है, चाहे अमेरिका का कोई कंपनी हो, वो अपने आप भारत को डिज़ाइन बेच नहीं सकते हैं जब तक उनको अमेरिका के सरकार से मंजूरी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें बहुत हमको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। पर अंत में भारत के लिए ये मैं दोबारा कहूँगा, मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि FDI का मार्ग अपनाना चाहिए और उसको विश्वास के साथ हमें 51% तक पहले ले जाना चाहिए और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी बढ़ाना चाहिए। सर, आप तो लंबे समय से चूँकि सारे प्रधानमंत्री को जान रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को, और हर विदेश नीति को और कूटनीति को आपने नज़दीक से देखा है, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप अब तक इंडिया में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं अब तक, और नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बने हैं, इनकी विदेश नीति भी अब आप देख रहे हैं, एक तरह शुरुआत हो चुकी है, तो अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी विदेश नीति और इनकी विदेश नीति को जब आप देखते हैं तो किसका अक्स इनमें दिखता है आपको, या ये बिल्कुल डिफरेंट है? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं विश्लेषक हूँ। ये बात सही है कि हमने इंदिरा गांधी जी के ज़माने से लेके आज तक प्रधानमंत्रियों को और उनके जो व्यवहार है उसको हमने समझने की कोशिश किया है और काफ़ी हम उसको एक प्रकार स्टूडेंट के तरफ से हम पढ़ने की और उसको समझने की कोशिश किया है। तो ये गलत फहमी होगा अगर आप सोचें कि हम प्रधानमंत्रियों को जानते हैं, जानते किसी को नहीं, हम केवल उनको समझने की कोशिश करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अभी जिस प्रकार से मोदी साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो काफ़ी कम समय में एक प्रकार का दृढ़ता को उन्होंने साबित किया है, क्योंकि 6 हफ्तों में हम ये नहीं कह सकते हैं कि आदमी जितना भी काबिल हो वो इतना परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। पर आप देखिए, प्रधानमंत्री बनने से भी पहले जिस प्रकार से उन्होंने सार्क के राष्ट्र के देशों को, जो लीडर्स को बुलाया है, उससे एक प्रकार का उन्होंने सिग्नल भेजा था। और अमेरिका के साथ भी मुझे ये अच्छी तरह याद है कि वीज़ा का मामला बार बार उठाया गया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत, मैं कहूँगा कि सोच समझ के उन्होंने उसका जवाब दिया था कि विपक्षी रिश्ते इतने अहम होते हैं कि वो उसको किसी एक व्यक्ति या इंडिविजुअल के साथ आप जोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि बहुत परिपक्वता के साथ उन्होंने ये वीज़ा डिनायल का मुद्दा जो है बिल्कुल दायरे से बाहर कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हम उनके लक्षण देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को उस प्रकार की वो विश्वसनीयता जो है वो वापस ला पा रहे हैं, जो मैं बहुत दुख के साथ कहूँगा कि हम मनमोहन सिंह साहब के समय पे नहीं देख पाए। उसके कारण अलग थे। पर दोबारा मैं कहूँगा कि हालांकि मनमोहन सिंह और मोदी साहब के बीच में व्यक्तिगत लक्षणों की अगर आप तुलना करें बहुत अंतर है, ढांचे में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल है। और उसका एक उदाहरण ये है, पिछले हफ्ते में कई सालों से हम जैसे विश्लेषकों ने यही कहा कि भारत के लिए चीन के साथ जो युद्ध हुआ था सन 62 में, 62 में, हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, जिसके बारे में हमारे देश में सब लोग जानते हैं, कांग्रेस के सरकार ने 62 वॉर के बाद, जबकि पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उसके बाद शास्त्री साहब भी आए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी मैडम भी आई थी और कई सारे जो प्रधानमंत्री आए थे, अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, सब ने हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में या खुलासा करने से हिचक गए। और जब इसका जिक्र 2012 में हुआ था, आपको याद होगा, जब 50 साल होने के बाद, उस वक्त जब बीजेपी ऑपोजिशन में था और जब हेंडरसन ब्रुक्स के बारे में एक ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार नेविल मैक्सवेल ने कुछ खुलासा किया था, बीजेपी ने ये कहा कि अरे हम इसको ज़रूर, जब अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इसको खुलासा करेंगे पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये भारत के पब्लिक को या नागरिकों को जानना चाहिए कि हमारे देश में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के ऊपर निर्णय हुआ था या फैसला हुआ था, क्या हम सबक सीख सकते हैं। यानी कि उतना विश्वास तो होना चाहिए देश में। और मुझे काफ़ी अफसोस लगा कि जेटली साहब ने इसके बारे में राज्यसभा में जब उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने वही बात किया था जो कि कांग्रेस सरकार भी कहती थी कि इट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट कि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट शुड बी प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। तो इसलिए मैं दोबारा कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के जो भी व्यक्तिगत लक्षण है उसको हमें सांस्थानिक ढांचे के संदर्भ में देखना चाहिए और परिवर्तन लाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन में हो या भारत की जो हायर डिफेंस मैनेजमेंट हो या इस प्रकार के मुद्दे जैसे हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट है।
तो हम आशा यही कर सकते हैं कि धीरे धीरे मोदी साहब जो हैं इन सब चीज़ों को एक प्रकार का समीक्षा करके उस प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं जो कि देशवासी या देश के लोग आशा कर रहे थे। क्योंकि अगर उनको इतना बड़ा इलेक्शन में अगर सफलता मिला है तो लोगों के मन में यही था कि ये कांग्रेस जैसे नहीं होगा या पहले सरकार जैसे नहीं होगा, कि बड़े कोई बदलाव आएंगे। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि वो शायद मोदी साहब इनके ऊपर उतना ध्यान दे पाए हैं। और अगर हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट उदाहरण है तो काफ़ी फिर इसके बारे में समीक्षा की ज़रूरत है। सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये अच्छी बातचीत रही। हमें लगता है कि अमेरिका ट्रिप के हिसाब से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे उदय भास्कर जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, खास बातचीत अमेरिका दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी सितंबर महीने में अमेरिका की यात्रा करेंगे। और आज मुद्दा में फ़िलहाल बस इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।